अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 17 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करना है। और इसके साथ आप लोगों के लिए मैंने एक और चीज़ भी यहाँ पे बनाई है, वो है कि मैथ में ज्योमेट्री में जो चीज़ यूज़ होती है लाइक जो सिंबल होते हैं, मैंने उसको भी यहाँ पे आज राइट किया है आप लोगों की खातिर। तो इसके बारे में भी मैं आपको जो है बता के चलूँगा। सो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। अगर आपको नोटिफिकेशंस मेरे न्यू लेक्चर्स अपडेट्स के मौसूल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है मेरे चैनल पर आके मुझे आप अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करें तो आपको बेल आइकन आपकी ऑन हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो क्वालिटी सही नज़र नहीं आ रही यूट्यूब पर तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, स्क्रीन पर टच करके आपने अपनी वीडियो क्वालिटी को सेट कर लेना है। एटलीस्ट 480 पर आपने रख के उसको चेक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम काम की बात करते हैं, वो ये है कि मैथमेटिकल सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। कंप्लीट ज्योमेट्री जो होती है मैथ में एक ब्रांच है, मैथ की एक ब्रांच है जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो उसके अंदर ये चीज़ यूज़ होती हैं, सारे सिंबल यूज़ होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारे पास सिंबल इसको बोलते हैं इज इक्वल टू। मकसद ये है कि ये सिंबल जहाँ पर भी लग जाता है तो लेफ्ट और राइट साइड को ये शो करता है कि दोनों जो है चीज़ें, जो चीज़ भी होगी वो आपस में इक्वल होंगे। ये सिंबल नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये सिंबल शो करता है कि ये इक्वल आपस में नहीं है। ठीक है, ये शो करता है कि फॉर ऑल, सब के लिए। ठीक है, फॉर ऑल सब वैल्यूज के आगे, मतलब ये जो सिंबल होता है किसी के पीछे लिखा होता है तो इसके आगे कुछ वैल्यू लिखी होती है। फॉर ऑल सब के लिए ये चीज़ वैलिड होती है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये कि इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इस सिंबल को हम कहते हैं क्या, इम्प्लाइज दैट। इस सिंबल को कहते हैं इफ एंड ओनली इफ एंड ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड अपॉन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम राइट साइड को लें तो लेफ्ट आ जाती है, लेफ्ट साइड को प्रूफ करें तो वो राइट साइड आ जाती है। इसलिए इस सिंबल का नाम है इफ एंड ओनली इफ एंड इम्प्लाइड अपॉन। ये तीन कंडीशन, अगर ये सिंबल लिखा हो या इफ एंड ओनली इफ लिखा हो या इम्प्लाइड अपॉन लिखा हो तो बात एक ही है। इस सिंबल का मतलब ये है कि ये सिंबल जिसके दरमियान में लगा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और अगर ये शुरू में लगा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सिंबल है ये उस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एंगल है। ये एंगल को शो करता है कि ये एंगल है, मतलब ये कि एंगल ए बी, एंगल बी सी, एंगल ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल का सिंबल है। ये हमारे पास है इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इक्वल भी है और ये आपस में चीज़ें जो हैं वो पैरेलल भी हैं। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम है जी स्टूडेंट्स, इसका नाम है परपेंडिकुलर, इसका नाम है बिकॉज। ठीक है, अगर दो डॉट ऊपर होंगे एक डॉट नीचे होगा तो इसका मतलब होगा बिकॉज। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दो डॉट नीचे होंगे और एक डॉट ऊपर होगा तो इसका मतलब होगा देयरफॉर। ये आपने बात याद करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोपोर्शन का सिंबल और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेशो का सिंबल। ठीक है, अगर चार डॉट इकट्ठे हैं तो वो प्रोपोर्शन होगी वो चीज़। और एक हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है और दो डॉट लगे हुए हैं तो वो रेशो का सिंबल है। ये हमारे पास जो है वो कंपोजिट फंक्शन या डिग्री है। कंपोजिट फंक्शन अभी आप नहीं समझेंगे, ये इंटर क्लास की बात है, लेकिन इसको हम डिग्री कहेंगे। लेकिन ये जिस चीज़ के ऊपर लगी होगी तब हम इसको कहेंगे कि ये डिग्री शो कर रही है। ये है प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल का सिंबल है, यानी कि ए प्रोपोर्शनल है बी के, फला फला जो बातें हम अक्सर पढ़ेंगे और स्पेशल हम मैथ में ये चीज़ें आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। ये कंप्लीट जो चैप्टर नंबर वहाँ पे 3 है वहाँ पे इस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है, प्रोपोर्शनलिटी के बारे में। और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। ठीक है, या मतलब कॉन्ग्रेंट है। मकसद है कि ए कॉन्ग्रेंट है बी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिंबल ये होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इज सिमिलर टू। अगर ए और बी आपस में सिमिलर हैं तो उसका सिंबल ये होगा। स्टूडेंट्स, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में जो फ़र्क है वो आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कॉन्ग्रेंट में ये होता है कि हर चीज़ एग्जैक्ट शेप भी और साइज़ भी, एंगल्स भी, हर चीज़ इक्वल होती है। और जो सिमिलर होता है उसमें जो है शेप सेम रहती है लेकिन उसके एंगल्स और साइड्स चेंज हो जाते हैं। शेप जो होती है ना, अगर दो ट्रायंगल हैं हम कहें कि उसको सिमिलर हम कहें तो लाइक दिस के फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना ये सिंबल राइट ट्रायंगल का, अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ और एक इसी को रहने दूँ तो ये आपस में ये एंगल जो मैं इसको बड़ा करूँगा वो सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी में शेप जो होती है वो चेंज ही होती है, उसके एंगल और साइडें उसकी चेंज हो जाती हैं।
इसका मतलब है स्टूडेंट समेशन सिग्मा, मतलब ये कि जिससे पहले ये लगा होता है सामने वाली वैल्यू को सम कर देता है, इसको समेशन भी कहते हैं और सिग्मा भी कहते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा, बीटा और गामा, ये हमारे पास एंगल्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। ये जो है स्पेशल इंटर क्लास के सिंबल है, मैंने यहाँ पर आपको अभी से समझा दिए हैं ताकि आपको नेक्स्ट मसला ना बने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये डेल्टा, ये भी किस्म का एंगल का नाम है, ये डेल्टा डेल कहते हैं इसको, ये थीटा है और ये लैम्डा है। ये हम ऑलरेडी आपको जब फर्स्ट चैप्टर में हम आपको समझा रहे थे तो मैंने जो है वहाँ पर एक डेफिनेशन यूज़ की थी डिटर्मिनेंट की, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये हमने कांस्टेंट यूज़ किया था, लैम्डा का उसका नाम था। ये हमारे पास पाई है, ठीक है। इसकी जो ये जो है हमारे पास पाई इज इक्वल टू 22/7 है, 3.14 इसका आंसर है, मतलब इस इज इक्वल टू है। तो ये जो पाई है ये 22/7 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। इसके बाद ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है, अनडिफाइंड वैल्यू है। अगर ये जो सिंबल ऊपर लगा हुआ है अगर ये लाइन के ऊपर आ जाए तो इसको हम कहेंगे लाइन ए बी, लाइन ए बी। और अगर ये सिंबल इस तरह का, मतलब लाइन ना लगी हो, जस्ट एक इनके एंड साइड पे अगर एरो ना हो, जिसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट ए बी, और ये जो सिंबल है ये शो करता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इसको मॉड भी कहते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ना आपको समझाया था कि इसको मॉड भी कहते हैं, याद होगा आपको। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये 9th चैप्टर में भी हमने ये चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं। ये हमारे पास है कोरिस्पोंडेंस के लिए। अगर यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है और बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए यहाँ पे लिखा हुआ, तो उसका मतलब ये है कि ए जो है बी के कोरिस्पोंडेंस में है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है, उसका ये सिंबल है। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब है कि बिलोंग्स टू, मतलब अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ और बी लिखा हो तो इसका मतलब ए का ताल्लुक बी के साथ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ाना है आपको वो ये है रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। तो मैंने सारी रिव्यू करवा दी है, तो आप अगर इसमें से जो सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। द साइड ऑफ राइट एंगल्स ट्राइंगल अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड, क्या होता है। देखिए हमारे पास जो साइड होती है ना, हमारे पास यूँ समझना कि जो ट्रायंगल होती है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर 180 जाविये होते हैं, 180 डिग्री होती है ना। उसके अंदर अगर राइट हो तो उसमें जो बड़ा मतलब है कि जो एंगल है वो 90 का है, और 90 के सामने जो साइड होती है वो बड़ी होती है। अगर बड़ी होती है इसका मतलब है कि वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या जवाब आएगा, हाइपोटेन्यूज जवाब आएगा। इसके बाद हमारे पास है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स, ठीक है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जब भी आप कोई ट्रायंगल ड्रा करेंगे ना तो उसके जो 3 वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आपने जब लाइन लेके जानी है, ड्रा करनी है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो मीडियन है। इसके बाद लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल विच इज टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब है कि वो विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड। लाइन अगर हम ड्रा करते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल के जो कि परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड के, इसका मतलब है कि वो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड आप जानते हैं, एल्टीट्यूड जो भी है मतलब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है। द बाइसेक्टर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट क्या होता है कि ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट पे मिले उसको हम कंकरेंट लाइन कहते हैं, और वो जो पॉइंट होता है उसको हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। हम आपको समझाने वाले हैं इसके बारे में। The point of concurrency of the right bisector of the 3 sides of a triangle is from its vertices equidistant, ठीक है। फिर सुने, the point of concurrency of the right bisectors of the 3 sides of a triangle is equidistant from its end point, points, ठीक है जी। आप इसको समझ रहे होंगे मेरी बात। इसके बाद हमारे पास है कि 2 or more triangles are said to be similar if they are equiangular and measure of their corresponding sides are proportional, ठीक है। ये हमने जो 10, 11, 12, 13 जो चैप्टर हमने आपको थ्योरम में समझाए थे उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर कंकरेंट एट वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। जो एल्टीट्यूड्स होते हैं ना राइट ट्राइंगल के, जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, ये 17.2 में एल्टीट्यूड ड्रा करने का तरीका आपको समझाया गया था, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर कंकरेंट वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, मतलब राइट एंगल जो वर्टेक्स होता है वहाँ पे वो एल्टीट्यूड ड्रा होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने इसके आंसर भी चूज करेक्ट करने हैं, इसमें से आंसर कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमारे पास जो फर्स्ट इसमें चॉइस है वो अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट। अ ट्राइंगल हैविंग, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है।
आप जानते हैं ना कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं वो क्या होती है, वो आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पे इसको बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि आपको बाद में समझने में मसला ना हो। ठीक है, ये बोल्ड हो गया जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90, ईच एंगल इक्वल टू 90, तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है स्टूडेंट्स रेक्टेंगल। ठीक है, फिर सुने, ऐसी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं कि 4 साइडेड फिगर कहते हैं ना उसको, हैविंग ईच एंगल इज इक्वल टू 90, तो उसको हम कहते हैं रेक्ट एंगल है। ये क्या है, ये रेक्ट एंगल है। ठीक है, अब बात ये है कि हम देखते हैं कि क्या नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन कौन से हैं। पैरेललोग्राम है तो उस पर 90 एंगल नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल ही है जिसका आंसर जो है वो ट्रू है। अंडरस्टैंड, ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इज इक्वल टू 90 इज कॉल्ड रेक्ट एंगल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, राइट बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी दुरुस्त है। ओके, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, द डैश एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर, द डैश एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कितने एल्टीट्यूड होते हैं कॉन्ग्रुएंट, वो 2 होते हैं ना। क्यों, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल जो है ना स्टूडेंट्स, तो उसकी 2 साइडें चूंकि इक्वल होती हैं, इसका मतलब कि उसके एल्टीट्यूड भी 2 ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर। इसको आपने ध्यान से समझना है और इसको याद भी आपने कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैन बी मेड बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 4, यानी कि 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल की हम जो है 4 ट्राइंगल्स को हम आपस में उसके मिड पॉइंट को जोड़ दें तो हमारे पास जो है 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड, 4 ट्राइंगल हम उसमें से बना सकते हैं। ठीक है जी, फिर सुन लेंगे, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, वो कहता है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स डैश ईच अदर, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स डैश ईच अदर। तो डायगोनल जो होते हैं वो बेटा बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे, आप मेरी बात को समझ भी रहे होंगे। ठीक है, फिर सुन लें, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स डैश ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1। इसका आंसर कैसे 2:1 आता है, तो सुन लें स्टूडेंट्स कि जब आप मीडियन ड्रा करेंगे तो मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रा होता है। तो जब अपोजिट साइड पे ड्रा होता है तो उसको 2:1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो मीडियंस होते हैं वो 2:1 में कट करते हैं। ठीक है, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1। ये आपने बात समझनी है, क्योंकि जब सामने अपोजिट साइड पे ये जाके टच होता है ना, अपोजिट साइड पे वर्टेक्स से जब निकलता है तो जो सामने वाले साइड उसको 2 में डिवाइड कर देता है, तो इसकी रेशियो क्या बनती है, 2:1। वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30, व्हाट इज द मेजर ऑफ एन वर्टिकल एंगल। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इसका आंसर है 120 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर है, मैं यहाँ पे इसको सेट करके आपको क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो है 120 जी। इसको आप कर लेंगे, वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल हमारे पास क्या आता है, 120 डिग्री आता है। ठीक है, इसके बाद इफ द 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल इज, अगर 3 एल्टीट्यूड ट्राइंगल के हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल कौन सी है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके बाद हमारे पास है कि इफ 2 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल विल बी, अगर 2 मीडियंस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है ट्राइंगल कौन सी है, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि डिफाइन द फॉलोइंग, ये हमारे पास जो है सवाल रिव्यू में खड़े हुए कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर हमें कैसे मिलता है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड इन सेंटर। जो इंटरनल बाइसेक्टर होते हैं ना एंगल के, यानी कि एंगल को जब हम बाइसेक्ट करवाते हैं, जो इंटरनल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, तो जब वो एक पॉइंट पे मिलते हैं तो वो इन सेंटर बनाते हैं। फिर सुन लें, जब हम एंगल जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसके जो एंगल्स होते हैं ना, उसको जब हम
एंगल्स बाइसेक्ट करवाते हैं, मतलब हम वहाँ से लाइन ड्रा करते हैं, तो वहाँ पे जो तीनों वर्टेक्स से जो लाइंस आती हैं जहाँ पे वो मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है? जब हम साइड बाइसेक्ट निकालते हैं, फिर सुने द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इन शॉर्ट बात ये है कि हमारे पास जो ट्राइंगल होती है उसकी जो साइड्स होती है ना, वहाँ से आपने क्या निकालने हैं? उसके बाइसेक्टर निकालने, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं। ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी कि वो जो बाइसेक्टर्स निकालने के बाद जो हमारे पास वो लाइन आपस में जहाँ पे मिलेंगी तो उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। कीप इन माइंड, एक बात आप लोगों के लिए है कि सरकम सेंटर तो आपने समझ लिया, अगर आप ट्राइंगल बना के उसकी जो साइड्स हैं वहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे आप अपनी प्रकार को अगर रखें और किसी एक वर्टेक्स पे जाएं और उसको मूव करवाएं तो बिलीव करें कि आपको एक सर्कल मिल जाएगा। ऐसा सर्कल होगा जो ट्राइंगल की तीनों साइडों को टच करता हुआ गुजरेगा। ठीक है। ये बातें हम 10th में आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। इसके बाद हमारे पास है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड जो होता है ना हमारे पास, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स, यानी जो हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं वो एल्टीट्यूड जहाँ पर मिलते हैं तो वो ऑर्थो सेंटर बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट वियर द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मीडियंस जहाँ पे मिलते हैं वो सेंट्रॉइड होता है, जहाँ पे एल्टीट्यूड मिलते हैं वो ऑर्थो सेंटर होता है, जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो सरकम सेंटर बनता है, और जहाँ पर हमारे पास एंगल बाइसेक्ट हमारे पास जो लाइंस मिलती हैं उसको हम इन सेंटर कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी व्हाट इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। वही बात मैंने कहा था ना कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वही बात है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होती है कि 3 or more than 3 लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट if these passes through the same point and that point is called point of concurrency। आई होप कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे। ये जो है एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव मौजूद थी, उसमें ये रोम्बस लिखा हुआ था, तो मैंने कहा आपको भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है। तो रोम्बस क्या होती है? ऐसी शेप होती है, सुन ले गौर से, रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैलोग्राम। रोम्बस जो है वो एक ख़ास किस्म की पैलोग्राम होती है, उसकी टाइप होती है जिसकी साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। इसके बाद कहता है द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस इज दैट ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट। यानी कि रोम्बस में जो एंगल होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं? राइट में होते हैं। बट द एंगल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर एंड रोम्बस इज दैट, यानी कि स्क्वायर में ऑल एंगल जो होते हैं वो 90 के होते हैं, लेकिन जो रोम्बस शेप होती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एंगल्स 90 के बनाए, मतलब थोड़ी सी वो एंगल्स के हिसाब से वो लेफ्ट राइट उसके एंगल जा सकते हैं। ठीक है। तो सो रोम्बस विद राइट एंगल बिकम स्क्वायर। ठीक है। रोम्बस विद राइट एंगल बिकम स्क्वायर। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ थी तो मैंने आपको समझा दी, इसको आपने लाजमी याद करना, ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये 2 सवाल मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए लिखे हुए हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। एक्यूट एंगल हमारे पास होता है वो मेजर लेस देन 90 होता है स्टूडेंट्स, राइट एंगल इक्वल टू 90 होता है, और ऑब्ट्यूज होता है वो ग्रेटर देन मोर देन 90 होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास जो एनुअल में एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में बाज़ औक़ात ये सिंबल भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। और इसके साथ डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी समझाई है और जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ से सवाल अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और यहीं पर आपका मेरिट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है पूरा साल फर्स्ट चैप्टर्स में ही लगा देते हैं। इन चैप्टर्स में आते आते उन्हें समझ नहीं आता, वो थक जाते हैं, तो या तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो या इस चीज़ को वो लाइट ले लेते हैं कि बस ये हम कर लेंगे। स्टूडेंट अगर कर लेंगे तो फिर आज ही आप करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।